दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, सूचना हमारी तरफ से। हमारे चैनल को आप कई बार उर्मिलेश संवाद के नाम से तलाशते होंगे, लेकिन अब आप उर्मिलेश ऑफिशियल के नाम से तलाशें और यह सहयोग आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ में हमें ज्वाइन भी करें और आप चाहें, अगर अच्छी चीज़ें लगें हमारे चैनल पर तो आप सहयोग भी कर सकते हैं और उसके लिए हम आपको विस्तार से अलग से कभी बताएँगे। दोस्तों, लेकिन आज इस विषय पर बातचीत हम करने जा रहे हैं, जो विषय देश की राजनीति का सबसे एक अहम विषय बना हुआ है। सत्ताधारी दल, सत्ताधारी जो नेता बैठे हैं, सत्ताधीश जिनको आप कह सकते हैं, वह विपक्ष की राजनीति को ऐसा लगता है कि बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे-मझोले दल हैं, वो बहुत सारे उनके साथ खड़े हैं। जो साथ नहीं खड़े हैं या साथ नहीं दिखते हैं, वो भी कहीं पर्दे के पीछे से चीजें नियोजित हैं। जो मुख्य पार्टी विपक्ष की है, कांग्रेस पार्टी, अब उस पर इतनी सारी उस पर चीजें लागू की जा रही हैं, जिससे कि उसको किसी तरह से कुंद कर दिया जा सके, उसकी धार को बिल्कुल खत्म किया जा सके। और एआई को लेकर जो इम्पैक्ट समिट हुआ, उसके बाद से ये घटनाक्रम और तेज हो गया है। उसको शर्टलेस जो प्रोटेस्ट था यूथ कांग्रेस के युवाओं का, उसको बहाना बनाया जा रहा है। और दोस्तों, इस तरह से शब्दावली गढ़ी जा रही है, ऐसा लगता है कि विरोध करना इस देश में क्राइम है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे देश की आजादी की लड़ाई का बुनियादी एक आधार था। हम लोग प्रोटेस्ट की उस कल्चर से एक राष्ट्र के रूप में उभरे हैं, लेकिन आज हो ये रहा है कि अगर विपक्ष के लोग कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर मुख्य विपक्षी दल या और क्षेत्रीय दल भी जो सचमुच विपक्ष में अभी हैं, तो उनको आपराधीकरण के पूरे तौर तरीके उनके खिलाफ अपनाए जा रहे हैं। यानी प्रोटेस्ट का, विरोध का अपराधीकरण किया जा रहा है। ये आज का हमारा मुख्य विषय है। साथ में हम और कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, टिप्पणीकार शीतल पी सिंह। नमस्कार। नमस्कार शीतल जी, आपसे मेरा यह सबसे पहला यही सवाल है कि जो समिट हुआ हमारे यहाँ एआई को लेकर, उसमें यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने जाकर जो प्रोटेस्ट किया, शर्टलेस प्रोटेस्ट, उसको ऐसा सत्ताधारी दल जो है, सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, इस प्रकार पेश किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जैसे वो कोई आतंकी घटना हो। और ये केवल नेता नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रशासन इस मामले में जुट गया है। धरपकड़ जो हो रही है वह भी आपराधिक, एक ऐसा लगता है कि कोई किसी अपराधी को लेकर के धरपकड़ हो रही है। जो शब्दावली यूज की जा रही है, मोडस ऑपरेंडी, जिस तरह से यूज किए जा रहे हैं शब्द, और भी शब्द इस तरह के बहुत सारे पुलिस की कार्रवाई से उभरते नजर आ रहे हैं। मास्टरमाइंड, अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड ये था। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो लोग इस समय सत्ता में हैं, चूंकि आजादी की लड़ाई का जो इतिहास हमारे पास है, उसमें पता लगता है कि ये लोग आजादी की लड़ाई में उस तरह से शरीक नहीं थे और ये उस समय भी सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों से मिलके, अंग्रेजों के जो लाइन थी डिवाइड एंड रूल, उस पे काम करने वाले संगठन के रूप में थे। बहुत बार इनके ऐसे अनेक हिस्सेदारियां हैं जिसमें ये अंग्रेज सरकार की सेवा करते हुए या उसके साथ तालमेल मिलाते हुए मिले। इसलिए आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य पैदा हुए थे और उसने जो लोकतंत्र हमारे देश में क्रिएट किया, उसके लिए ये लोग उस राजनीति से, उस विचार से सहमत लोग नहीं है। सत्ता पाने के लिए इन्होंने हमेशा धार्मिक आग्रहों को और आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटेरियन व्यू जो है दुनिया में, जो इसके आधार पर राजनीति की जाती है, उसको अपना हथियार बनाया। संयोग है कि अब वो सत्ता में है
सत्ता में आते ही इस तरह की सत्ता जब उनके पास आ गई कि वो मेजॉरिटी में आ गए और उनका संस्थाओं पर नियंत्रण बहुत अच्छे ढंग से हो गया और उन्होंने उसको और तेजी से हासिल किया। अब वो अपने असली दांतों के साथ हमारे सामने है। वो दांत हैं कि वो लोकतंत्र को सम्मान नहीं देते व्यवहार में, बोलचाल में भले ही जहां उन्होंने डिफेंड करना पड़े वहां वो उस झूठ का प्रतिपादन करें, गांधी जी को माला फूल चढ़ाएं और अन्य बातें कहें, लेकिन अमल में वो बिल्कुल अलग चीजें कर रहे हैं। उनके जमाने की पुलिस डिफरेंट स्टेट्स में जहां वो राज्य में सत्ता में है और केंद्र में जो पुलिस बल और संस्थाएं उनके साथ हैं, वे सब इस देश में जो हमारे संविधान में निमित्त और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से पैदा हुए मूल्य हैं लोकतंत्र के, उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इस तरह की चीजें कर रहे हैं जैसे आप जिसका अभी आपने जिक्र किया। हमारे यहाँ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 जो दो हैं, जो एक हमें हमारे इस तरह के कार्यक्रमों में जो विरोध करने के अधिकार हैं लोकतंत्र में जनता के, उन सब की व्याख्याएं करते हैं और 14 जो है वो हमें बराबरी का हक देता है कि इस मामले में जो ट्रीटमेंट हो सबके साथ एक जैसा हो। हम उल्टा पा रहे हैं। जेएनयू में उन छात्रों पर जो छात्र संघ वगैरह से हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के खिलाफ या राष्ट्रीय राजनीति में नीतियों वगैरह के खिलाफ जिन्होंने अपने को सामने रखा है, उन सब पर हमले हुए, वीडियोज हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमलावरों के पक्ष में सब चीजें की गई। दंगे के मामले में एक व्यक्ति खुलेआम पुलिस अधिकारी के सामने खड़े होकर दंगे से ठीक पहले दंगे की चुनौती देता हुआ वीडियो पे उपलब्ध है, कोई कार्रवाई उस पर नहीं होने दी, वो मंत्री तक बन गया। और जिन जिन कोर्ट्स में उसके खिलाफ थोड़ी एक्टिविटी नजर आई, उन कोर्ट्स के जजेस के ट्रांसफर कर दिए गए और घूम फिर के उसे संरक्षित किया गया। देश भर में तरह तरह की हिंसा पैदा करने वाले फ्रिंज संगठन हैं जिनके लोगों को कुछ नहीं किया जाता, लोगों को मार रहे हैं, पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। दुनिया भर में इसकी, असल में तो दुनिया भर में हमारी बदनामी इन चीजों से हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने वाले सारे संस्थान, यूनाइटेड नेशंस समेत, अमेरिका का एक संस्थान है USCIRF या क्या, डैम इंस्टीट्यूट, ये सब इसको दर्ज कर रहे हैं और भारत में लोकतंत्र की इस हालत के लिए चिंतित है। अभी आपने लद्दाख में एक वहां के सामाजिक कार्यकर्ता को, सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है। जिनको आप अरेस्ट कर लेते हैं, जो आपसे असहमत है, उनके खिलाफ ऐसे कानून कायदे इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि संस्थाओं ने, जिनको संविधान का पालन करना था, चाहे वो पुलिस मशीनरी हो और कोर्ट्स हो, वो अपना काम अपने ही किए गए पुराने फैसलों की नजीरों के सामने नहीं करते हुए मिल रहे। अब ये जो मामला है, इसमें आर्टिकल 19 को कम से कम 3 फैसलों में 2012 के बाद हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि इस तरह से आप किसी को चाहे जो अपराधी, आतंकवादी और कुछ भी घोषित करके ऐसे निरुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन्हीं कोर्ट्स में कुछ फैसले ऐसे भी हो गए हैं जिन्होंने लोगों के गले में लोकतंत्र का गला घोट दिया है। PMLA पे फैसला, UAPA पे फैसला, सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ उन जजों को जिनको बाद में उपकृत किया गया इस दौर ने, उनको बड़े बड़े पद दिए। तो हम कुल मिला जुला के एक षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। इस समय भारतीय लोकतंत्र एक षड्यंत्र का शिकार हो गया है, जिसमें उसके पास जो व्यवहार करने के अधिकार थे वो सब उससे लगातार छीने जा रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि कुछ इस तरह की नीयत लगती है कि किसी भी स्वर को जिसको विपक्ष में समझा जा सके, उसको जिंदा रहने का हक छीनना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक हक ही छीन लेना चाहते हैं और उनके ऊपर इतनी दमनात्मक कार्रवाइयां करते हुए नजर आते हैं जैसा अंग्रेजों ने नहीं किया। इन्होंने तो अंग्रेजों को मात कर दिया है, उनको भी शर्म थी थोड़ी, इनको तो लगता कोई शर्म ही नहीं है। और ये जो परिस्थितियां हैं जो आपने बताया, अब कल उस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पकड़ लिया गया। मान लीजिए बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी सुल्तानपुर में कोई चीज ऐसी कर दे, हिंसक घटना, तो नितिन नवीन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद आप जो आरोप लगा रहे हैं उसकी FIR की कॉपी भी नहीं दे रहे। कल कोर्ट ने ऑर्डर किया फिर कि FIR की कॉपी दें, ये कोई आतंकवाद और उसका मामला नहीं है। लेकिन अब चूंकि कोर्ट्स वगैरह पे इतना प्रेशर है, लोअर कोर्ट जैसा मैंने बताया, उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उनके अच्छी पोस्टिंग नहीं होती उनकी रेगुलर जो होनी चाहिए,
जूनियर जजेस को सीनियर से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक में लेवरेज दे के मंगा लिया जा रहा है। इन सब चीजों से सारा ये सिस्टम जो है तहस नहस हो रहा है। और सरकार की नीयत, अब हुआ क्या, ये जो आयोजन किया गया, इतनी बदनामी इसकी दुनिया भर के प्रेस में है, इतनी बदनामी है किस बात पर, जो आपने चाइनीज डॉग को, रोबोट डॉग को हमारे यहाँ अपना बता के आपने पेश कर दिया था। जब आपने कोरियन फुटबॉल गेम का एक एआई मॉडल को अपना बता के पेश कर दिया था। जिन्होंने ये किया, जिनकी वजह से नाक कट गई, जिनको इस देश के आईटी मिनिस्टर ने ट्वीट किया, जिसकी वजह से नाक कटी, वहां कोई बसेस नहीं उपलब्ध थी जो विदेश से और देश से उद्योगपति और अन्य लोग आए, वो मीलों उनको पैदल चलना पड़ा। वहां पीने का पानी क्रेडिट कार्ड वगैरह पे उपलब्ध नहीं था, डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज के युग में जब डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया के आप पीठ ठोक रहे हैं, आपने इतना तक इंतजाम नहीं किया था कि कोई आएगा, कोई खाएगा पिएगा, पे करना चाहेगा क्रेडिट कार्ड से। आज का कॉमन सेंस है, जमाना हो गया इसको इस्तेमाल होते हुए, वो आपकी व्यवस्था नहीं थी। वाईफाई नहीं था वहां, एआई सबमिट कर रहे हैं, वाईफाई भी नहीं है। ये तो आपकी व्यवस्था थी जिसपे सारी दुनिया में सबने जो आया उसने आपके ऊपर मुंह पे छिड़क दिया, सब जगह है। एक फिल्म सी बात, फर्जी, जिसको दुनिया में किसी ने कवर नहीं किया। ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, ऐसे विरोध प्रदर्शन किसी भी लोकतांत्रिक देश में अनेकों संगठन हर समय करते रहते हैं। व्हाइट हाउस के सामने मेला लगा रहता है, 10 लोग बैठे रहते हैं, प्रदर्शन, जुलूस, झंडा लिए बोलते, गाना गाते, ये करते। इन चीजों पे कोई दुनिया इसको इस तरह से लेती है, लेकिन हमारे यहाँ पूरी सिस्टम को चूंकि वेपनाइज आपने कर लिया है, एक आपने अल्सेशियन डॉग जैसा मीडिया पैदा कर दिया है, उसने सबने इस घटना को इतना बड़ा करके पेश कर दिया जो हद वो थी ही नहीं। एक विरोध प्रदर्शन था, आप उससे सहमत हो, असहमत हो, तरीके से असहमत हो, सहमत हो, टिप्पणी करिए, आगे जाइए। आपने उसको हाहाकार बना दिया। अब उसके बाद कानून का पालन करने वाली संस्थाओं का नंबर है, अब वो उसको और हाहाकारी बना के कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, जमानतें न हो, फंसे रहे। यही कर रहे हैं, सबके साथ यही कर रहे हैं। उन विपक्षी राज्य सरकारों के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना, विपक्षी स्वरों के खिलाफ ऐसा करना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसा करना, आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसा करना, उन तमाम एनजीओ को काम न करने देना जो सरकार से सवाल करते रहे हो, इंफॉर्मेशन के जो भी सोर्सेस हैं उनको करप्ट कर देना, कब्जा कर लेना उन पे, लोगों की रीच कम करना। ये सब क्या है भाई? ये खुलेआम तानाशाही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने नहीं किया। ऐसा कौन सा तरीका है जो बीजेपी ने और इसके पूर्ववर्ती जनसंघ ने या आरएसएस ने या इनके तमाम आनुषंगिक संगठनों ने, एबीवीपी ने, मजदूर संगठन, या किसने कौन सा आंदोलन का तरीका है जो नहीं अब अख्तियार किया है? लेकिन दूसरे को आप ये हक नहीं देंगे। वही जो आर्टिकल 14 में है, बराबरी का अधिकार, सबको एक साथ एक तरह से सबके साथ कानून न्याय करने वाली व्यवस्था जो है एक साथ पेश आए, वो नहीं कर रहे हैं आप। ना आर्टिकल 19 का आप इज्जत कर रहे हैं, ना आर्टिकल 14 की इज्जत कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। विपक्ष वही काम करेगा तो आप उसके खिलाफ इतने मामले लगा देंगे। वो स्टूडेंट जेएनयू वाले बेचारे 5.5 साल से बंद हैं, उन पर हमला करने वालों का 1 मिनट अरेस्ट तक नहीं हुई। तो हम एक बड़े अजीब दौर में फंस गए हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौर को हमारे जैसे देश में एक समस्या ये भी है, क्योंकि अब राष्ट्रीय आंदोलन को हुए अब तो 78 साल हो गए, और कई पीढ़ियां इस बीच नई आ चुकी हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा क्या अतीत था, क्या नहीं था। उनको व्हाट्सएप पे ये पता है कि नेहरू के दादा या परदादा मुसलमान थे और नेहरू डिबाज थे और इंदिरा गांधी फलाना थी। ये सब गंदी बातें उनको बहुत सारी पता है। न उनको इतिहास पता है, न भूगोल पता है, न मूल्य पता है, न अंतर्राष्ट्रीय कुछ पता है, और ऐसी झूठी कल्पनाओं में वो जी रहे हैं। जैसा राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में सही कहा कि हमने अपने आप को खुद ही विश्वगुरु घोषित कर लिया है, आश्रम खोल लिया है, बैनर लगा हुआ और चेला एक भी नहीं है। तो हम और हमारे जो तमाम जो मूर्खों का रेवड़ है, वो व्हाट्सएप पे पढ़ के मान रहा है कि हम वाकई में कुछ ऐसी चीज हो गई जिसको दुनिया कुछ मान रही है। गृह मंत्री के स्तर पर इस तरह के झूठ बोले जाते हैं कि दुनिया का कोई फैसला मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता। और मोदी जी की हालत यह है कि चीन में खांसी आ जाए तो नजर नहीं आते, अमेरिका डांट दे तो समुद्र पार करके भाग जाते हैं। तो किसी एक छोटे अफसर को खड़ा किया जाता है झूठ बोलने के लिए। जमाना हो गया रोज
ट्रंप उनको डांटता है, उनके मुंह में जबान है कि नहीं, ये इस देश में पहली बार हम ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो देशवासियों के खिलाफ तो एकदम निर्लज्ज ढंग से, निर्मम ढंग से इस तरह के गैर कानूनी काम करते हुए और कराते हुए अपनी संस्थाओं के जरिए बड़ा महाबली अपने को पेश करता है। और बाहर से जब कोई डांटता है तो घिग्गी बन जाती है। जब किसी महाबली के सामने जब वो पहुंचता है तो घिग्गी बनते हुए हम उसे पा रहे हैं। कमाल का है। देशवासियों के खिलाफ क्रूरता बरतने के लिए, कानून तोड़ने के लिए, जुल्म करने के लिए, घर ढहाने के लिए और उनके लिए गैर कानूनी मामलों में उनको फंसाने के लिए आपके पास बहुत बल है। लेकिन जब किसी बली के सामने पड़ते हैं तो जबान नहीं निकलती। जब किसी छोटे अफसर को सामने करके पहले तो किसी चीज का जवाब ही नहीं देते, गायब हो जाते हैं। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ तो किसी एक छोटे अफसर कहेंगे भाई ये जाके लिखा हुआ पढ़ दो तुम। ये तो हाल है। तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान क्या करेंगे? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने तो चीजों को इतना नष्ट कर दिया है कि इनको वापस अब पुलिस और ये फ्रेम जो हमारी एजेंसियां हैं, जब इनकी ऐसी तरह की आदत पड़ जाती है जिसे कहते हैं खून लग जाना, जब गैर कानूनी काम इनसे आप करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को गोली मार देता है एक प्रशासन, पुलिस वाला 17,000 लोगों को पैर में गोली मार चुका है। हाईकोर्ट उसकी स्क्रूटनी कर रहा है। तमाम लोगों को मार देते हैं, किसी का भी घर गिरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन किसी चीज का कोई पालन नहीं, नोटिस वोटिस देने की कोई व्यवस्था नहीं, और इसको मॉडल बताते हैं। आश्चर्यजनक है। सारी दुनिया में हर तरह की रेटिंग्स में हम फसड देशों में भी फसड हैं। सबसे खराब प्रेस हमारा हो चुका है, सबसे खराब हमारी न्यायिक संस्थानें हो चुकी हैं जिनकी अब न्यायिकता पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव तक सीमित है, चुनाव में भी हर राज्य में हाहाकार मचा हुआ है घोटाले का, और हम अपनी शेखी बघार रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। तो हम एक अजीब कठिनाई में फंस गए उर्मिलेश जी। जी, लेकिन सवाल यह है शीतल जी की ये जो स्थितियां हैं, ये जो घेराबंदी है डेमोक्रेसी की, इससे निकलने का रास्ता क्या है? आप देखिए राहुल गांधी निश्चित रूप से साहस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेले और उनकी पार्टी अकेले क्या करेगी इस देश में? कैसे निजात दिलाएगी लोगों को? क्योंकि लोगों को तो मालूम नहीं कि हो क्या रहा है। इस देश की आधी से अधिक आबादी बिल्कुल जानती ही नहीं है कि हो क्या रहा है देश में, कौन सा तंत्र उनके ऊपर लादा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति को देखते हुए और राहुल गांधी की एक तेजी देखते हुए, बहादुरी और साहस देखते हुए, ये जो विपक्ष का कंट्रास्ट बन रहा है कि एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता के साथ खड़ा है, बहुत सारे विपक्षी दल जो हैं पर्दे के पीछे या सामने खुलेआम सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी इसी मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इंडिया ब्लॉक में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर सहमत नहीं है कांग्रेस से, वो पीछे हट गए, जैसे लगता है कि कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ किया। तो ये आपको क्या लग रहा है कि निकट भविष्य में क्या राजनीति विपक्ष किस तरह की राजनीति पेश करेगा और राहुल कैसे सफल हो पाएंगे? देखिए, हमारे देश में पक्ष विपक्ष सब इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। जो विरासत हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की थी, जो उसका झंडा लगाए हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये जो सत्ता में आ गए हैं इनको तो क्या कहा जाए, इनके बारे में मैंने इतना बता ही दिया। तो अब हमारे यहाँ एक नए पुनर्जागरण की जरूरत है। जो हमारे जो मूल्य हमने हासिल किए थे 47 से पहले, एक लंबी लड़ाई के बाद, दशकों उसमें कुर्बानियां देने के बाद, और हम उसके आधार पर चले 78 साल तक पहुंचे। अब उनकी रक्षा की लड़ाई फिर से हमारे सामने एक सवाल के तौर पर प्रस्तुत हो गई है। अब ये कैसे होगा, कौन करेगा, कौन इसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा, ये तय करना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो लोग अभी हमारे सामने प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में हैं, इनमें से बहुत सारे लोग उसमें हम नहीं पाएंगे कि वो इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जो शायद दूसरी जद्दोजहद शुरू हो, और जिसे जनता को करना ही पड़ेगा, जनता को अपने हित के लिए, अपने सांस के लिए, जो उसने 78 साल एक लोकतांत्रिक जीवन जिया है, अगर वो नष्ट हो रहा होगा तो उसमें तो सबका दम घुटेगा। तो उस दमघोटू वातावरण से निकलने के लिए जो कुछ भी मनुष्यता अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेती है, जो भी फैसला होगा उसमें ये लोग तो जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, ये कलाकार तो शामिल नहीं होंगे।
ये सब लोग हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक बन चुके हैं। हमारे देश का पूरा राजनीतिक वर्ग ठग है, जिसमें 86% एडीआर की रिपोर्ट है कि सारे सांसद जो है करोड़पति हैं। जिस देश में 50-60% लोग बेतरह गरीबी में जी रहे हो, सब सहारन अफ्रीका के नीचे, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी को, आदिवासी आबादी, दलित आबादी को एक बहुत बुनियादी मनुष्य के अधिकार तक न मिले हों और उनको तमाम तरह के उत्पीड़न का शिकार होना होता हो। एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसीज वगैरह की है, जिनको जिनको हिस्सा देने के नाम पे तमाम तरह के फर्जी आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं और उनके समर्थन लिए जा रहे हैं और उनके प्रति किए जा रहे किसी अफर्मेटिव एक्शन को ध्वस्त कर दिया जा रहा हो सिस्टम द्वारा। एक ऐसे दौर में तो फिर जाहिर है कि ये लोग जो अभी हमारे सामने परिदृश्य में है, ये तो हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है इस लायक है या इनमें वो ईमानदारी है। ये तो उन चोरों के गिरोह के लोग हैं जिनकी वजह से देश की आज ये परिस्थिति है। तो ये कब कौन समझौता कर लेगा, कब कौन गायब हो जाएगा, कब कौन मिल जाएगा, ये आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। लेकिन अवाम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। इस देश के उन लोगों के पास जिनकी स्त्रियां रक्ताल्पता की शिकार हैं, जिनके बच्चे कुपोषित हैं, जिनको शिक्षा जिनसे छीन ली गई है, जिनको स्वास्थ्य के साधन छीन लिए गए हैं, जिनके लिए बजट में कोई हिस्सेदारी नहीं है और भिखारियों की तरह उनको जीवन जीने पे मजबूर कर दिया गया है। छोटा मोटा कोई राशन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है और उसके नाम पे वोट ले लिया जा रहा है। वो लोग आज नहीं तो कल उनको अपने मनुष्य गत अधिकारों के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना ही होगा और कोई ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल। दो छोटे सवाल। क्या राहुल गांधी के लिए ये खतरनाक मंजर है, मतलब खतरनाक परिदृश्य आपको नजर आ रहा है? क्योंकि उनके सहयोगी कम होते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो साहस लगातार दिखा रहे हैं, लड़ाई में आगे बढ़ने की जद्दोजहद दिखा रहे हैं। उनका भविष्य क्या है? उनके सहयोगी नेता भले कम होते जा रहे हो, लेकिन उनके प्रति जन समर्थन तो मुझे वृद्धि होती उसमें नजर आ रही है अनवरत। तो असली ताकत तो जन समर्थन की होती है। धीरे धीरे ये होता जा रहा है, वो न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं। आपके प्रश्न में ही ये छुपा हुआ है कि आपके प्रश्न में और आपकी तरह के किसी भी व्यक्ति के प्रश्न में वो छुपा हुआ है। और वो छुपा हुआ सच ये है कि उनका जन समर्थन एक्चुअली बढ़ रहा है, उनका नेताओं का समर्थन घट रहा है। वो तो घटना ही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये तो इस जो लड़ाई लड़के हमारे देश को आजादी मिली और लोकतंत्र मिला, उसका इन्होंने फायदा उठाया है दूसरे लोगों की कीमत पर। तो जिन लोगों ने दूसरे सामान्य लोगों की कीमत पर पिछली परिस्थिति से फायदे उठाए हैं और उस करप्शन में वो शामिल हैं, वो थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो वो लड़ेंगे जिनसे सब छीना गया है, जिनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिनसे और उनके हक छीने जा रहे हैं। लेकिन वो अवाम है। तो अवाम में तो राहुल गांधी की लोकप्रियता अनवरत, सारे स्टडीज जितने आ रहे हैं, इवन राइट विंग के करने वाले जो वो लोग हैं, अध्ययन करने वाले लोग या सर्वे करने वाले लोग, सब जगह सिर्फ राहुल गांधी की वृद्धि होते हुए हम देख रहे हैं। हर चर्चा उसके ऊपर है, चाहे उसके खिलाफ हो चाहे पक्ष में हो। ये आपको क्या लगता है, जैसे सोनम वांगचुक का आपने नाम लिया, उनको, जो कि बिल्कुल गांधीवादी ढंग का आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, कभी भी उन्होंने किसी तरह के कन्फ्रंटेशन वगैरह की बात नहीं करी, लेकिन उनको एनएसए में गिरफ्तार किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और उनको भी मास्टरमाइंड माना जा रहा है कि वो लद्दाख में कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसको, जो षड्यंत्रकारी है देश के लिए षड्यंत्र है। तो क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक में कमजोर हो जाए, इंडिया ब्लॉक अगर विघटित हो जाए और इस तरह से उनको आइसोलेट करने की कोशिश जो अभी सत्ता पक्ष के लोग दिखा रहे हैं, खासतौर पे देश के टॉप लीडर, तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ किया जा सकता है या करने का दुस्साहस करेगी सरकार, जिस तरह से पहले एक बार कर चुकी है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, फिर वो रिवाइव हुई। तो क्या राहुल गांधी पर जिस तरह का एक तरह से केंद्रित कर लिया है पूरा हमला सत्ता पक्ष ने, बौखलाहट कहिए उसकी, क्या बौखलाहट में वो कोई एक्सट्रीम पोजीशन भी ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। इनसे आप किसी ऐसी चीज की उम्मीद ही ना करें कि ये नहीं ले सकते। ये करेंगे ही जब ये जन समर्थन जिस तरह से उसके पक्ष में जा रहा है, और जब इनको कभी भी लगेगा कि वो या न भी लगे, तो ये आदतन ऐसे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन ये तो आपको बिल्कुल क्रश कर देना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि आप इनकी आलोचना करें, चाहते नहीं कि कोई इनसे सवाल करे,
ये सिर्फ सबसे सहमति चाहते हैं, हर आदमी इनका ढोल पीटे चाहते हैं। ये कहते हैं कि थाली बजाओ, इससे कोरोना भाग जाएगा, तो सब थाली बजाने लगे। और बहुत से लोग बजाते हैं, एक बहुत बड़े समुदाय ने बजाया, तो चूंकि एक बहुत बड़ा समुदाय इनके लिए थाली बजा के कोरोना भगाने के लिए तैयार हो चुका है, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे, अब इसमें कोई शंका नहीं है। ये तो मैंने कहा ना कि फिर एक राष्ट्रीय आंदोलन पुनर्जागरण हमारे दौर में हमें, हम लोग तो चलिए दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन हमारे बच्चों के दौर में हो रहा होगा, या उसके और कोई अल्टरनेट नहीं है। वो संघर्ष में होंगे, अब वो किस फॉर्मेट में जाएगा, क्या होगा, कहाँ क्या होगा, ये अभी हम नहीं तय कर सकते, लेकिन परिस्थितियां तो ये उसी तरफ को बढ़ रही हैं कि हमें जो भी हमें संविधान प्रदत्त, जिसे हमने संविधान में लिखा और एक संघर्ष से हासिल किया, उसे मटियामेट कर देने की पूरी तैयारी है। पूरा उस पर काम चल रहा है, एक्चुअली तैयारी नहीं है, वो अनवरत काम चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। आपने बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को सामने लाया है। देखना है कि देश की जनता किस तरह से देख रही है, समाज किस तरह से देख रहा है, और आप तो कह रहे हैं कि एक नए राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलन की जरूरत है, पुनर्जागरण की जरूरत है। और निश्चित रूप से ये पुनर्जागरण क्या आकार लेगा, कैसे उभरेगा, ये सब दूर की बात है, भविष्य की बात है। तो इसी टिप्पणी के साथ आपकी आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हो उर्मिलेश जी।